जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ऑलरेडी पहले से वाकिफ़ हैं, हमारी कई सीरीज़ आपकी चल रही हैं। मैं पेन का कलर दूसरा ले लेता हूँ और इसकी थिकनेस भी बढ़ा देता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 1000 प्लस MCQ की कई क्लासेस आपकी चला रखी हैं। उसी में से एक क्लास आपकी पॉलिटी की है। अब तक इसकी 4 क्लासेस आपकी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसमें हमने आपसे बोला है, प्रॉमिस किया है कि 1000 प्लस MCQ हम पॉलिटी के कवर करवाएंगे। आज की क्लासेस में हमारा जो उद्देश्य रहेगा, हम प्रेम्बल पे आपसे डिस्कस कर लें। जी हाँ, प्रेम्बल पर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपसे डिस्कस करूं। प्यारे बच्चे, मैं आपको एक और बात बताना चाहता कि एजुकेशन बायर आपके लिए केवल पॉलिटी के बल्कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक और अदर भी आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहा है, वह PYQ उपलब्ध करा रहा है। स्टूडेंट्स, हमने अब तक इसकी 4 क्लासेस उपलब्ध करा दी हैं। विषय उठता है कि ये MCQ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट्स हैं। देखिए प्यारे बच्चे, ये MCQ इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम MCQ बेस न केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, बल्कि हम MCQ बेस आपका रिवीजन भी करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम MCQ बेस आपका रिवीजन भी करते हैं। इट्स क्लियर है नो? तो चलिए, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। एजुकेशन बायर ना केवल आपको MCQ दे रहा है, बल्कि इन सब के अलावा जो मोस्टली करंट अफेयर पर रहने वाली कई सीरीज़ें हैं, ठीक है, वो भी आपको उपलब्ध कराए। चाहे वो SCO की मीटिंग हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट हों, मैं उनको भी कवर करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि मैंने वो भी सेशन स्टार्ट कर दिया है और अब तक आपको कई सेशन उपलब्ध करा दिए गए हैं, मैपिंग का भी हो। इस क्लासेस में हम देख रहे हैं भारतीय संविधान। जी हाँ, आप सही पढ़ पा रहे हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। ये जो MCQ होंगे मैंने इसी बुक से लिए हैं। इसमें 1800 प्लस हैं, लेकिन मैं आपको 1000 प्लस करवाऊँगा, ठीक है। मैं 1800 प्लस नहीं, क्योंकि बहुत सारे MCQ ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, रिपीटेड भी हुए हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य इस किताब को पूरा करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य इस किताब में से वो क्रीम, वो क्रक्स निकालना जो UPSC, किसके लिए, जो UPSC वह उन सब के अलावा ऑल स्टेट जो भी PCS एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मेरा उद्देश्य ये है स्टूडेंट्स, ना कि सारे MCQ आपको करवा देना, ठीक है। सारे MCQ मत करो, 1000 वह MCQ आपको करवाऊंगा जो आपसे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या कुछ ऐसे संभावित हैं। ये विभिन्न परीक्षाओं जैसे IAS की परीक्षा, PCS, CDS, NDA, CFEF, UGC, NTA, NEET, अभी तक की पूछे गए प्रश्नों पर आप देखोगे 1800 प्लस क्वेश्चनों का अभ्यास भी आपसे करवाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें अभ्यास ही आपसे करवाया जाता है। तो आज की क्लासेस में क्या है, आपने यहाँ पर देख लिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपसे चर्चा हम करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आप ऑलरेडी पहले से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जानते होंगे, ठीक है। आपने ऑलरेडी पहले से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को रिवाइज किया होगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ नहीं है। मैं आपको एक और यहाँ पर बात बता दूँ, थोड़ा सा इसके बारे में 360 घुमा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो। इस पे हम कई ऐसे टॉपिक देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, देखिए आपकी क्या क्या स्टडी होनी चाहिए। जैसे आपने कहा प्रस्तावना, अगर आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ें, आपने कहा क्या, तो देखो इसमें क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना क्या है। दूसरा होना चाहिए क्यों आवश्यक है। तीसरा होना चाहिए संविधान का भाग है क्वेश्चन मार्क या नहीं, ठीक है, संविधान का भाग है या नहीं। उसके अलावा चौथा होना चाहिए क्या इसमें संशोधन
किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे कई हम इन्हीं चीज़ को देखेंगे, इन्हीं सारे आपके 360 डिग्री डायमेंशन को देखेंगे। और कुछ इसमें आप देखोगे शब्दावली है। क्या है? शब्दावली है। प्रस्तावना वास्तव में क्या है? भारतीय संविधान का एक दर्शन है प्यारे बच्चे। क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक दर्शन है। अगर आप, यदि कोई आपसे पूछे, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया हुआ है और वो कहे आपसे मैं भारतीय संविधान पढ़ना चाहता हूँ बट आप मुझे गाइड करें, तो आप उसको एक ही बात रिकमेंड करें, जब भी करें कोई ऐसा हो तो आप कहें कि सर आप क्या करें कि सर प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लीजिएगा, वही आपके भारतीय संविधान का दर्शन है। ये केहू यही दिखाता है। और प्रस्तावना हमारे मुंह पर होनी चाहिए, इसके शब्द हमें पता होने चाहिए कि संप्रभु क्या है, जस्टिस आप देखोगे सामाजिक आर्थिक और इस तरीके से क्या है राजनीतिक जो जस्टिस की बात की गई है, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उन सभी पर मैंने एमसीक्यू लेने का प्रयास किया है। तो समय न गवाते हुए पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं। आइए पहला एमसीक्यू, रिवीजन उसके साथ साथ करते चलेंगे। पहला एमसीक्यू, आई होप आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं बताते चलिएगा। एमसीक्यू के तौर पर आपको विजुअल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी क्या है प्यारे बच्चे बताते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, देखेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और उन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में, किसके बारे में? उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, तीन स्टेटमेंट है। पहला, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। दूसरा, उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। किसकी शक्तियों को? विधायिका की शक्तियों को। तीसरा है, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित नेहरू द्वारा। पूछ रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है। आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर फोकस करना। ये जो मैं इसको पेन से कर रहा हूँ रेड कलर में, ठीक है, सही नहीं है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सही सही नहीं है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ऊपर स्टेटमेंट सही चुन लेते हैं बट नीचे क्या पूछा है आई डोंट नो। मतलब एग्जाम हॉल के अंदर अधिकतर एस्पिरेंट के साथ में होता है। तो ये मैं विशेष आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को हर क्लास में आपको बताता हूँ और एलिमेट मेथड आपको बताता हूँ। ठीक है, यूपीएससी ने जो पैटर्न अपना चेंज किया है अब उसके अनुकूल आप एलिमेट आपका यूज करता है। ठीक है, लास्ट ईयर्स के आप पेपर देख लीजिएगा, आपको ठीक ठाक क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा कमेंट्स बॉक्स में, और नहीं दिया है तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहे हैं उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि कई ऐसे केसेस हुए हैं। पहली बात तो इसको उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था पहले, परंतु फिर बाद में कई ऐसे केसेस हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई केसेस हुए, और एक इसमें केसेस हुआ था केशवानंद भारती केस। कौन सा था? मैं शॉर्ट में लिखूंगा, केशवानंद भारती केस हुआ था केरल का, और 1973 का ये केस हुआ था। आप देखो कि भारत में आज तक सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जजेस की बेंच में से एक रही है ये। ठीक है, मठाधीश हुआ करते थे ये। ठीक, और इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने, आप देखो कि संवैधानिक पीठ ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था और कहा था कि संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा, इसमें साफ साफ कहा गया कि आर्टिकल 368 के तहत इसे संशोधनीय भी माना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अब इसको क्या है, आप संशोधन भी कर सकते हैं, मतलब कि इसको संशोधनीय माना गया। लेकिन इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, कहा आप इसमें संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन संविधान के जो मूल है, ठीक है, आप मूल बेसिक स्ट्रक्चर में, उसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये बात भी किस में कही थी? ये बात भी केशवानंद भारती बनाम केरल में ही कही थी। इट्स क्लियर या नो? और इसके अलावा ऐसे कई केस होते चले गए समय के अनुसार। ठीक है, तो अब तो ये क्या है, संविधान का एक भाग है और इसमें कहा है संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें, ये भी गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रस्तावना ना तो विधानमंडल की शक्तियों का स्रोत है और न ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है, ऐसा कुछ नहीं करती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आप देखोगे इसमें एकदम करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, अगर आप उसको देखें, अभी तक
इसको जो प्रस्तुत किया था, अगर आप देखें तो गलत आपसे पूछा था, तो राइट आंसर तो इसका बी है। लेकिन तीसरे स्टेटमेंट को यहाँ पर मुझे आपको बताना है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा संविधान की जब तीसरी बैठक हुई थी, पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। जब उन्होंने ये संकल्प पारित किया, तो इस संकल्प को पारित करके ये आगे चल के आप देखोगे, यही संकल्प आगे चल के भारत का प्रस्तावना बना। ये एक मूल दर्शन के रूप में जाना गया। ये बात आपकी क्या हो जाती है? सही हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, अब तक अगर हम देखें केशवनंद भारती बनाम केरल में इस बात को रखा गया, तो इसमें अब तक एक बार संशोधन भी किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर तो बी है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चे, हुआ क्या है, अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? केवल एक बार संशोधन हुआ है। ध्यान रखेंगे, केवल एक बार संशोधन हुआ है। अब केवल एक बार संशोधन हुआ है और इस एक बार के संशोधन में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया। आप देखोगे कौन सा था ये? 42nd अमेंडमेंट, मतलब कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 का था। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। जो पहला शब्द था वो क्या था? अगर हम पहले शब्द को देखें तो पहला था आपका समाजवाद, जिसको सेकुलर के आप सोशलिस्ट कहेंगे। दूसरा था, आप देखोगे समाजवाद हो गया। फिर उसके बाद में आपका जो तीसरा शब्द था उसमें खास तौर पर था पंथ निरपेक्ष, जिसको सेकुलर कहते हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। क्या था? इंटेग्रिटी मतलब अखंडता। ठीक है, ये शब्दों को रेखांकित किया गया था। उससे पहले ये शब्द नहीं थे। और उसके बाद में आज तक कोई भी संविधान संशोधन आप देखोगे प्रस्तावना के अंदर नहीं किया गया है। ठीक है, जब से लगा करके कोई भी अमेंडमेंट प्रस्तावना के अंदर नहीं किया, केवल एक यही हुआ है और 3 शब्द इसमें जोड़े गए। इट्स क्लियर या नो? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें बताता चलूँगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संविधान क्या निहित है? समझना जरा, यहाँ पर एक शब्द बोला है, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है, मतलब क्या निहित है। ऑप्शन नंबर ए मूल दर्शन, बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी साम्यवादी स्वरूप और डी नास्तिक राज्य। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा, क्योंकि पहली बात तो मैं इसके आंसर पर आपसे चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है। अगर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि प्रस्तावना एक मूल दर्शन को रेखांकित करती है भारतीय संविधान के। जी हाँ, आपने सही सुना, मूल दर्शन को ये रेखांकित करने का प्रयास करती है। ठीक है, क्या करती है? मूल दर्शन को रेखांकित करने का प्रयास करती है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और सरकार के संविधान के स्रोतों संबंधित प्रावधानों का उल्लेखित किया गया है। तो इसको भी क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या है? एक मूल दर्शन है जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, तो ये मूल दर्शन है सर भारतीय, आप देखोगे संविधान का प्रस्तावना। इसमें आप पढ़ सकते हैं। देखो क्यों? क्योंकि मूल दर्शन क्यों है? इसी में कई शब्द हैं। जैसे आप देखोगे समाजवाद, समाजवाद शब्द इसी के अंदर आपको मिलेगा। लोकतंत्र शब्द इसी में मिलेगा। धर्मनिरपेक्ष, इसको धर्मनिरपेक्ष ना करके पंथ निरपेक्ष आप लिखो। ठीक है, पंथ निरपेक्ष ये भी शब्द इसी में मिलेगा। उसके साथ साथ गणराज्य व संप्रभु, संप्रभुत्व। ठीक है, ये शब्द भी इसमें मिलेगा। आप देखोगे न्याय की बात यहीं पर होती है। न्याय कौन सा? सर 3 तरीके का न्याय है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। स्वतंत्रता आपको मिलती है इन सब के अलावा। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, ठीक है, आदि स्वतंत्रताएं। तो ये एक दर्शन है सर। ठीक है, भारतीय संविधान का एक मूल दर्शन के रूप में जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और कमेंट्स करते चलिएगा आंसर, ठीक है। मेरे साथ साथ भी अटैम्प्ट करें, ठीक है। और यदि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मेरे साथ अटैम्प्ट करें, और यदि आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ के रखा है, रिवाइज करके रखा है, एमसीक्यू नहीं की है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप इसका आंसर प्रैक्टिस के तौर पर देखिए। आपका आंसर गलत जा रहा है, सही जा रहा है, डजंट मैटर, बट आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। पहली बात, कमेंट्स में आप क्वेश्चन को लिखें। और कब से तैयारी कर रहे हैं आप मुझे बताएं, कितने आप अब तक अटेम्प्ट दे चुके हैं वो भी बताएं, क्योंकि उसके अनुसार स्टूडेंट्स मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मैं उसके अनुसार ही आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। अब मुझे लगा मेरे ऑडियंस विगनर हैं तो विगनर के हिसाब से, ठीक है, और उनको एडवांस तक ले जाऊंगा। और यदि पहले से पता है कि मेरे स्टूडेंट्स विगनर भी हैं और एडवांस भी हैं, तो मैं उनको एडवांस और विगनर दोनों का मॉडिफाई करूंगा, ठीक है। तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी ऑडियंस जो ज़्यादा वीडियो देखती है वो कैसी है, जो इस क्लासेस को इंजॉय करती है, यहाँ से अपनी तैयारी को और ज़्यादा आप देखोगे आगे लाने का प्रयास करती है, मतलब धार देने का प्रयास करती है और अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करती है। और मुझे लगता है कि ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जैसा कि स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये कह रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व, देख रहे हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन नंबर ए, केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, बी, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, सी, आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, और डी, इनमें से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की शक्ति ही क्या कहलाती है, आप देखोगे आपकी कहलाती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। आज जो भी स्टूडेंट्स अभी इस क्लासेस को देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, मान लीजिए ये ए कोई एक मेरा विद्यार्थी है, ठीक है, क्लास देख रहा है। अभी ये आईएएस नहीं बना है, ठीक है, ये अभी आईएएस नहीं बना है, क्लियर। लेकिन इन फ्यूचर आईएएस बनेगा, ठीक है, ये निश्चित है, ये आईएएस बनेगा। मतलब जो भी ये आप देखोगे बनना चाहते हैं, आईपीएस आईएएस जो भी, ये निश्चित है कि आप आगे बनेंगे। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो मान लीजिए अभी आप नहीं है, लेकिन आगे इन फ्यूचर तो बनेंगे, क्योंकि फ्यूचर भावी आईएएस आईपीएस आप ही हैं, आईआरएस। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताना, जो आज आप निर्णय ले रहे हैं, अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय आप दोनों लेते हैं, परंतु क्या अपनी फैमिली से इतर जाकर के आप निर्णय लेते हैं, या आज भी उन्हीं निर्णयों पर अटल रहते हैं, अमल रहते हैं जो फैमिली ने बोल दिया, अभी उसी पर रहते हैं, क्योंकि एज ए प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है, एस्पिरेंट्स हो आप। अगर आप मान लीजिए नेक्स्ट जब आप आईएएस बन जाओगे, क्या आपको नहीं लगता आपके डिसीजन में और बाद के डिसीजन में आपका अंतर होगा, ठीक है, इससे एकदम बेटर हो गया। तो आप फिर फैमिली से इतना फॉलो नहीं करोगे, फिर स्वयं आपके डिसीजन सबको मान्य होंगे। अभी आपका डिसीजन सबको मान्य है, समथिंग नहीं होता है, उसका लोग आप क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप पद पर जाएंगे तो आपके निर्णयों को उचित माना जाना शुरू कर दिया जाएगा, आप अंतर देख करके चौंक जाएंगे। बात तो ये हुई। लेकिन यहाँ पर एक देश की बात है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात है, ये तो मैंने आपको आपकी भाषा में समझाया। लेकिन प्यारे बच्चे, आप अगर इंडिया की बात करें, किसकी बात करें, अगर आप बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, अगर आप बात करते हैं भारत की, तो इंडिया आज का जो भारत है, ये आप देखोगे कोई इंटरनेशनल समिट होती है, क्या होती है, कोई समिट होती है उस पर भी, और जो कोई, ये तो इंटरनेशनल वाला है, कैसा मुद्दा है, ये इंटरनेशनल वाला मुद्दा है, और ये नेशनल वाला मुद्दा है, ये नेशनल वाला मुद्दा है। तो दोनों पर डिसीजन अपने आप स्वतंत्र होकर के, कोई स्कीम बनानी है तो भारत सरकार ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका से पूछ रही है, डब्ल्यूटीओ से पूछ रही है, डब्ल्यूएचओ से पूछ रही है, किसी से पूछ रही है, करती है क्या, नहीं ना। अगर मान लीजिए जब ब्रिक्स है, मान लो एक एग्जाम्पल ऐसे मैंने आपको बताया, तो मान लो ब्रिक्स है, मान लो ब्रिक्स की समिट है। अब ब्रिक्स की समिट में भारत की जो रणनीति होगी, उद्देश्य होंगे, जो आप प्रस्तुत करोगे वो अपनी इच्छा से करोगे कि दूसरे देश के दबाव से, अपनी इच्छा से। तो आज भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश और राष्ट्र देश है, ध्यान रखना। हम किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते हैं, हम अपने अनुकूल, अपने समाज के अपने अनुकूल जरूरतों के हिसाब से चीज़ों को लाने का प्रयास करते हैं। तो ये इसका एक बेस्ट उदाहरण है जो कि एक देश के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। कई बार देखो, आपने कई बार कई स्टूडेंट्स को, कई ऐसे टीचर्स को देखा होगा,
मैं एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में रहता हूँ कि लोकतंत्र देश में रहता हूँ, ठीक है। बट आप उससे कभी क्वेश्चन नहीं किए होंगे कि कौन से लोकतंत्र में रहते हो। जैसे देखो यूपीएससी ने पूछ लिया, यूपीएससी ने कहा कि ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी दोनों का मिश्रण स्वरूप, या फिर डी दोनों में से कोई नहीं। अब कई स्टूडेंट्स के सिर पे पानी पानी हो गया, क्योंकि पता ही नहीं। हमने कहा लोकतंत्र, लोकतंत्र जहाँ पर बोलने का अधिकार हो, जहाँ पर वोट देने का अधिकार हो, जहाँ पर अपनी स्वेच्छा से अपने आप के व्यक्तित्व को बनाने का निर्माण हो, अपने क्षमताओं को कहीं ना कहीं और ज़्यादा विकसित एक्सप्लोर करने का अधिकार हो, भर लो दुनिया मुट्ठी में, ये सब करने का अधिकार हो, उसको हम लोकतंत्र बोलेंगे, है कि नहीं। हम किस पार्टी को चुने, किस पार्टी को ना चुने, ये हमारा अधिकार हो। हम वोट किसको दें ना दें, ये हमारा अधिकार है। तो उसको हम लोकतंत्र के डेफिनेशन के अंतर्गत रखते हैं। पार्टी में एक से अधिक पार्टी होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टी, ठीक है, ये भी हम रखते हैं। तो इसी पर पूछा गया। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, बी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, जिसमें मैंने आपको बताया, ठीक है। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। क्लियर? जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इनमें दोनों में अंतर होता है। क्योंकि आप देखोगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर शासन जो होता है, ध्यान रखना, जहां पर शासन सीधे जनता द्वारा होता है, सीधे जनता द्वारा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे इसका एक बड़ा उदाहरण अगर आप देखें, इसमें जो निर्णय लेगी वो जनता लेगी, कानून बनाने का काम जनता करती है। तो इसका उदाहरण अगर आप देखें तो इसका उदाहरण आप ले सकते हैं स्विट्जर, ठीक है, स्विट्जरलैंड इसका एक उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण दुनिया भर में आपको मिलेगा। तो स्विट्जरलैंड, अगर वहाँ पर कोई कानून बनता है तो जनता से वहाँ पर पूछा जाता है, जनता उसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, ये ऐसा लोकतंत्र है। वहीं अगर आप देखें एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको मैं दूसरे हेडिंग से लिखूंगा ताकि आप में अंतर भी इसका पता चल सके। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र खासतौर पर आप देखोगे भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या है? हमारा प्यारा देश भारत जो है, आप देखोगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर काम करता है, ठीक है, जहां पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। देखो इसमें क्या है, यहां सीधे लोग नहीं होते हैं, यहां पर क्या है, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि में कौन होता है? एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये नियम कानून बनाते हैं। जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, ये हमने चुन के भेजे। अब ये हमने चुन के भेजे हैं तो ये गए हैं, ठीक है, संसद में गए हैं, विधानसभाओं में गए हैं। अब ये जाकर के वहाँ पर लोक नीति बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और वहाँ पर उनकी क्षमताओं का, उस शक्ति का जो हमने उनको दी थी, उसका इस्तेमाल करते हैं। हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसमें, बल्कि हमारे द्वारा जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व भेजा जाता है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। इट्स क्लियर, यू नो। भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र, जिसमें कार्यकारिणी अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ध्यान में रखना, जो भारत में कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका, ठीक है, ये जो कार्यपालिका है, ध्यान रखेंगे, जो कार्यकारिणी है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कार्यपालिका की काम कैसा कर रही है, कैसा नहीं। तो हमारे यहाँ पर कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में कैसी है? डायरेक्ट है, वहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर भी करते चलिएगा और कमेंट्स करते चलिएगा, आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। मोक दर्शन बन के वीडियो को मत देखिएगा, क्लास को एंजॉय मत कीजिएगा। डिसलाइक भी करके जा सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपके लिए खुला भंडार है भाई, ठीक है। मैं कौन हूँ?
मेरा मूलभूत उद्देश्य है उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट्स को जो एमसीक्यू से वंचित हैं, जिनको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, डायरेक्शन उनको सीधा मिल जाए, जितना हो सके मैं किसी की हेल्प कर सकूं। ठीक है, मैं आपसे कोई रुपया तो नहीं ले रहा हूं ना, तो आपकी इच्छा है, बट आप कमेंट्स जरूर करते चलिएगा, ये मेरी आपसे विनती है। बताते चलिएगा आपको कंटेंट कैसा लगता है, ठीक है, कैसा नहीं लगता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक से, कमेंट से, शेयर से मतलब है कि जितना आप लाइक करोगे या फिर जितना आप इसे शेयर करोगे तो लोगों तक पहुंचेगी, तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मैं और ज़्यादा आपके लिए और ज़्यादा करने का प्रयास करता हूँ। अब तो मैं आपको 3 क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, 2 एमसीक्यू की, एक अदर ऐसे कोई सबमिट, कोई ऐसा घटना घटी हुई उस पर भी मैं आपको दे रहा हूँ, और मोस्ट है वो सर, उसको जरूर देखिएगा, उसके नोट्स भी बनाइएगा, मैं वहाँ से यूपीएससी का क्रक्स निकाल के लाता हूँ आपके लिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या पूछा है, जस्टिस की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, जहाँ पर सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है, 3 जस्टिस है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, जैसे पहला उद्देशिका, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा मूल कर्तव्य। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसका मैं आपको बता देता हूं कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आइए एक एक करके बात करेंगे, इसके आंसर की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए, एलिमेंट मेथड यूज कर सकते हैं आप। देखिए, उद्देशिका में मैंने आपको शुरू में जब स्टार्टिंग की थी तो वहां पर बताया था, तो उद्देशिका तो करेक्ट है। यहाँ पर देख रखा है मूल अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो संविधान के भाग नंबर आप देखोगे, भाग क्या में बच्चे 3 में है, और आर्टिकल की अगर हम बात कर लें तो आर्टिकल आपका 12 से 35 तक दिया गया है, लेकिन ये आपका गलत है सर, इसमें कहीं भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जस्टिस की बात नहीं की गई है। तो जहाँ 2 स्टेटमेंट है उसको काट दो, जहाँ पर 2 नंबर ऑप्शंस में दिख रहा है वो सब खत्म कर दो, मतलब कि वो इसका गलत आंसर है। तो आंसर आप देखोगे इसका ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, आंसर इसका सी नहीं होगा, यहाँ पर 2 है, और आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो बचा फिर क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी, और यही 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डीपीएसपी में भी आप देखोगे इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, जस्टिस की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं किया गया है, जो कि आपके मूल कर्तव्य हैं, इसमें इसकी चर्चा नहीं की गई है। आइए एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए है क्या, मूल अधिकार तो मैंने आपको बता दिए, जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये संविधान का भाग नहीं था, बल्कि इसको बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1976 में इसको ऐड ऑन किया गया, क्योंकि 1975 में आप देखोगे इंटरनल इमरजेंसी प्रोविज़न लाया गया था। हालांकि इतनी हिंसा नहीं भड़की थी, पर फिर भी जो ऐसे भारत में कुछ ऐसे फोर्ट थे, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण भवन स्थल थे जिन पर हिंसाएं भड़क रही थी, तो उनके खतरनाक कुछ खतरा था, डेंजरस था, तो उसको ध्यान में रख करके तत्कालीन सरकार ने इसको लागू किया, ठीक है। और इसमें क्या है, ये आप देखोगे संविधान का भाग नंबर जो 4 है, 4 का आप कै जब पढ़ते हो तो उसमें आपको मिलता है संविधान का आर्टिकल 51, और 51 का जब कै पढ़ते हो ए, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मूल कर्तव्य है, तो यहाँ पर भी कोई आपको नहीं मिलेगा, लेकिन डीपीएसपी में आपको इसकी चर्चा मिलती है। एक आर्टिकल है डीपीएसपी का, अगर आप देखेंगे तो एक आर्टिकल है प्यारे बच्चे, आर्टिकल है आपका कौन सा, आर्टिकल है आपका 38। जी हाँ, आपने सही सुना, 38 आर्टिकल का क्लोज नंबर जो 1 है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जहां पर सुरक्षित रखेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये बाद में जोड़ा गया था, ध्यान रखना, ये आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में इसको ऐड ऑन किया गया था, पहले ये नहीं था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि आपका पहला और तीसरा इसमें करेक्ट है और 2 स्टेटमेंट इसमें गलत थे, तो आंसर तो इसमें इजी वे में आप निकाल लिए ही हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है आपसे, और ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। क्या पूछे हैं, प्रस्तावना के बारे में है, और इसके पूछे हैं तत्व। 4 स्टेटमेंट है, पहला
संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा भारतीय राज्य की प्रकृति, तीसरा संविधान के उद्देश्य और चौथा संविधान लागू होने की तिथि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट पूछा है आपसे, सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दिया होगा। देखिए प्यारे बच्चे, आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि चारों बातें ठीक हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस चीज़ को कि सर पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, उन सभी के बारे में। ठीक है, चलिए तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इन सभी के बारे में। देखिए पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। जी हाँ, आप देखोगे क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये संविधान के अधिकार के स्रोत की बात करती है। मैंने कहा कि संविधान के अधिकार के स्रोत की बात यहाँ पर की गई है। जैसे आप देखा होगा वी द पीपल, पढ़ते हैं कि नहीं, वी द पीपल, ठीक है, ये आपसे देखा होगा। ठीक है, तब से आपने ये चीज़ देखी थी, वी द पीपल मतलब हम भारत के लोग, पढ़ा है कि नहीं। अर्थात संविधान भारत के लोगों को क्या करता है, संविधान क्या करता है, भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। ध्यान रखना, ये शब्द मैं लिख रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना अपने माइंड में कि जो संविधान है, संविधान क्या करता है, भारत के नागरिकों से शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, क्या प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है। तो पहली वाली बात क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें, दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है आपसे, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है भारतीय राज्य की प्रकृति। बिल्कुल, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या होगी, ये प्रस्तावना तय करती है, इस बात को दिखाती है कि राज्य की प्रकृति क्या है। क्योंकि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक वह गणराज्यिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, इसमें कोई दोरागिरे नहीं है। तो दूसरा वाला भी यहाँ पर ठीक है। तीसरा है, आप देखोगे संविधान के उद्देश्य। ठीक है, मतलब कि संविधान के उद्देश्य में जैसे न्याय की बात कर लें, जिसमें न्याय है 3 तरीके का, जो भी आपको बताया था, सोशल था, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, स्वतंत्रता, क्षमता, बंधुत्व, संविधान के उद्देश्यों के रूप में इसमें रखा गया था। ठीक है, इन सब के अलावा संविधान लागू होने की तिथि आप सभी जानते हैं, कब हुए थे संविधान लागू, बताइएगा। ये बात आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और एक का भी गलत हुआ नहीं तो उनके घर पे आके सही करूँगा उनको। बताइएगा संविधान कब लागू हुआ था और कब नहीं था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चौथे स्टेटमेंट को आप बताएंगे कब लागू हुआ था, कब नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके 9 नंबर का। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रस्तावना में शामिल थे। देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था उससे पहले भी प्रस्तावना में वो शब्द थे, संविधान में वो शब्द थे। अब 4 स्टेटमेंट है, पहला समाजवाद, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा एकता और चौथा लोकतंत्रात्मक। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पोस्ट करें और मन लगा के इस आंसर को देने का प्रयास करें। आई होप आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर आइए देखते हैं क्या है। देखो 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रस्तावना में क्या क्या शामिल था, है ना, इसकी बात की गई है। तो मुझे बताइएगा, जब मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका पंथनिरपेक्ष शब्द है, ठीक है, ये जो पंथनिरपेक्ष शब्द है और समाजवादी जो शब्द है, एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट्स, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, 1 सेकेंड रुकिएगा स्टूडेंट्स।
देखिए ये पंथनिरपेक्ष शब्द भी नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया, और आपका समाजवादी जो शब्द था ये भी बाद में जोड़ा गया, परंतु लोकतंत्र शब्द तो था। अब देखो आपको आंसर कैसे निकालना था, समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, तो आप इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जहाँ पर एक था और दो था वो आंसर होगा ही नहीं, तो मतलब क्या है कि आंसर ए नहीं है, आंसर बी नहीं है, और आंसर आप देखोगे इसका डी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, तो लोकतंत्रात्मक और एकता जो शब्द है ये ऑलरेडी पहले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये डबल क्वेश्चन लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके देखिए, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है और थोड़ा बहुत लैग कर रहा होगा, तो मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको आप सुनिएगा। देखिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि क्रम में लगाइएगा इसको प्यारे बच्चे, कैसे लगाना है, क्रम में, और क्रम में लगाना अपने आप में एक चुनौती है। ठीक है, और इसे स्वीकार करो और जहाँ कमी है उसमें सुधार करो और फिर से बार करो। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है समता, दूसरे में स्वतंत्रता, तीसरे में बंधुत्व और चौथे में न्याय। एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्रम अनुसार आप अगर देखें तो प्रस्तावना में सबसे पहले आता है आपका जस्टिस की बात की जाती है। ठीक है, पहले क्या है आप देखोगे जस्टिस की बात की जाती है, तो जस्टिस कौन सा है सर, तो न्याय की बात होगी। ठीक है, न्याय है आपका किसका, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो पहले आएगा 4 नंबर, 4 नंबर आएगा पहले पे। ठीक है, तो जहाँ पर पहले पे 4 है वो इसका आंसर होना चाहिए, तो आंसर आपका ए नहीं होगा, आंसर इसका डी नहीं होगा। अब देखो उसके बाद में आती है, जैसे न्याय के बाद में आता है आपका स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की है। तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा आपका 2 आएगा। अब देखो यहाँ पर तो नहीं है ना 2, यहाँ पर तो 1 है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद में आता है आपका समता, ये आएगा आपका तीसरे नंबर पर। उसके बाद में है बंधुत्व, तो ये आएगा चौथे नंबर पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मतलब 4 2 1 3, तो राइट आंसर क्या है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर जो न्याय की बात की गई है, अब मैं इस वर्ड को समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या किया गया है, यहाँ पर जैसे न्याय की बात की गई है। न्याय कितना है सर, 3 प्रकार का न्याय है। एक आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और उसके साथ साथ सोशल। ठीक है, जो आपकी स्वतंत्रता है वो आपको 5 प्रकार की है, जहाँ पर अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना। ठीक है, ये 5 प्रकार की आपको बताया गया है। समता की अगर हम बात कर लें तो समता खासतौर पर आप देखोगे ये समता जो है अवसर की समता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। ठीक है, और बंधुत्व तो है ही, जिसमें आप देखोगे बंधुत्व को बढ़ाने की बात की गई है, मतलब सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, आप भी जैसे काम करते हैं वो भी काम करने का स्वतंत्र है। तो ये सब एक एक प्रकार की है, 2 प्रकार की है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा 11 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे संविधान, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका संविधान का एक अंश है। बी, इसमें संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। सी, 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। और डी, शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। ठीक है, अंश था, सदैव। यहाँ पर एक एक्सट्रीम वर्ड है, इसका भी ध्यान रखेंगे। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो इसमें पहले वाले स्टेटमेंट की बात करें, ये कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि उद्देशिका संविधान का अंश है। बात एकदम ठीक है, किसके कारण, केशवानंद भारती बनाम 1973 केरल मामले में। ठीक है, बात एकदम सही है। इसमें संविधान की उद्देशिका का उल्लेख है, बात ठीक है। 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, अभी मैंने आपको बताया 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवाद, उसके साथ साथ पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 1976 में।
लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द सदैव आप देखोगे प्रस्तावना का उद्देशिका का अंश नहीं था। तो यही क्या है आपका गलत है। ये कब आया था? ये आया था 1976 में ऐड ऑन किया गया था, जो कि अभी तक एक बार ही आपसे क्या किया गया है, अभी तक इसमें संशोधन किया गया है। अब यहाँ पर एक वर्ड मैं आपको देना चाहूँगा, एक एडवांस चीज़ें आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे शब्द हैं स्टूडेंट्स जो जिनको देख कर के आप बता सकते हैं कि ये सर गलत होने के चांसेस होंगे। देखो कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को ध्यान रखना, कभी भी स्टेटमेंट पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो। जैसे कुछ शब्दावली हैं, जरा मैं कुछ शब्द नोट डाउन करा रहा हूँ, इनको याद कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। जहाँ पर आपको केवल वर्ड दे दे, क्या वर्ड दे दे? केवल, सभी, हमेशा, ठीक है, सदैव, उसके साथ साथ अंतः, मुख्यतः, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, लगातार, और उसके साथ साथ अधिकतम, और यहां पर एक दे दे आपको कोई डेटा। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, अगर जब भी आपको स्टेटमेंट में मिले तो ध्यान रखना 95% वो स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है प्यारे बच्चे। 95% गलत होता है, 5% वो स्टेटमेंट सही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा कभी नहीं, कभी आपको केवल मिले तो हमेशा गलत कर दो, ठीक है। 95% गलत होता है, ये ध्यान रखना, ऐसे शब्द अगर आपको मिल जाए तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे 12 नंबर, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन सही है या फिर है। अब देखो उद्देशिका के बारे में पूछ रहा है और सही पूछ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखो क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, आपसे सही ही पूछा जा रहा है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में आपको क्या है रखना होता है, अन्यथा फिर अनर्थ हो जाता है बच्चे के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन बड़ी जल्दी गलत होते हैं। देखो अब इसमें एलिमेंट मेथड भी लगाएंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। पहला स्टेटमेंट है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सही पूछा है तो आप देखोगे पहली बात एकदम ठीक है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, ये बात एकदम ठीक है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। आप केवल और केवल उद्देश्य को टारगेट करके, जैसे आप फंडामेंटल को टारगेट करके चले जाते हैं, ठीक है, कि मेरे सर जो मेरे मूल अधिकार थे वो छिन गए, आर्टिकल 32 के तहत मैं पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत पहुंच गया मैं हाई कोर्ट, तो सर ऐसा नहीं है। तो आप देखोगे ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये बात एकदम ठीक है, स्वतः नहीं है। अगर आप इसको किसी कोई केस है तो उसके साथ आप पढ़ सकते हैं इसको, ये बात एकदम सत्य है। दूसरा है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये बात एकदम ठीक है। इसमें यही तो बात रखा गया है कि स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, जस्टिस की बात है, ये सब भाई हम चाहते हैं कि सबको मिले, समानता के अधिकार सबको मिले, ठीक है, सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी को लोकतंत्र संप्रभु हो, ठीक है, अपने आप को विकसित करने का सभी को ऑप्शन मिले, तो ये बात भी एकदम ठीक है। उसके बाद तीसरा भी ठीक है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अधिकार अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ठीक है, तीनों बातें इसमें ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है सर, बड़ा क्वेश्चन है ना, इसके जो स्टेटमेंट ज़्यादा हैं, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को क्या है जूम कम कर देता हूँ। अब आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आइए देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ जरा सुनिएगा। क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से बिंदु शामिल हैं, ध्यान रखना बस बिंदु शामिल हैं। उद्देश्य प्रस्ताव आपने पढ़ा है, आइए 4 स्टेटमेंट है। पहला,
भारत एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य है। दूसरा, संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी, ध्यान रखना, उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। तीसरा, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता है। चौथा, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर क्या है आप इसको कमेंट्स बॉक्स में अवश्य रूप से बताइएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए, तो इसका क्या है आप देखोगे, इसमें अगर बिंदु पूछे गए हैं तो सर बिल्कुल स्वतंत्रता की बात की गई है, संप्रभुत्व की बात की गई है, गणराज्य की बात भी की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ये बात एकदम क्या है, सही है। ये सभी शक्तियों को, मैंने कहा ना 95% गलत होता है परंतु 5%, अब देखो 5% यहीं पर लग गया कि संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। बात एकदम ये भी क्या है आपकी करेक्ट है। तीसरा भी ठीक है कि संप्रभु स्वतंत्र और इसके समस्त शक्तियां सत्ता का स्रोत जनता में है, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को याद पढ़ते हैं कि नहीं। अल्पसंख्यक, जनजातियों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी, बात एकदम ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसमें करेक्ट आंसर होगा कि 1, 2, 3 और 4, मतलब कि सभी इसमें सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें विजिबल रहें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपसे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। अब देखो प्रस्तावना में क्या उल्लेख है, 3 स्टेटमेंट है। पहला, प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा अवसर की समानता, तीसरा विचार की समानता। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर यूं ही दे सकते हैं इशारों में, अगर आपने सही से पढ़ा होगा कि समता क्या है, जहां पर प्रतिष्ठा, अवसर, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब की समता होती है कि नहीं। तो देखो विचार की क्या है, विचार की समता नहीं होती है, ध्यान रखना, विचार की स्वतंत्रता है। आप विचार क्या रखते हैं, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता है, यहाँ पर समता नहीं है। समता क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सभी को अवसर मिले और सभी की प्रतिष्ठा रहे। ठीक है, तो जहाँ तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो 3 किसमें, बी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा और डी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए केवल इसका आंसर होगा। आपको केवल इतना भी पता था कि विचार की समता नहीं है, विचार की स्वतंत्रता है, ये भी जब भी आप इसका आंसर लगा सकते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है। और तो इसमें समझाने के लिए आई होप, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको समझाऊं। ठीक है, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है और प्रतिष्ठा, अवसर की समता दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए उद्देशिका, बी मूल अधिकार, सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व और डी मूल कर्तव्य। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको कि सर ये क्या है, ये कौन सा मजाक हुआ। इसका आंसर प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है, और मैं जो बच्चा इसका आंसर देगा मैं इसका राइट आंसर पिन कर दूंगा कि राइट आंसर इसका क्या है, बट आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कराएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा ये से नए शब्द जोड़े गए। अब नए शब्द कौन से जोड़े गए थे, अभी मैंने इसी क्लासेस में आपसे एक क्वेश्चन करवाया है, उस क्वेश्चन को रिकॉल कीजिएगा और फिर इसका आंसर आप लगाइएगा। पहला स्टेटमेंट है समाजवादी, दूसरा है पंथनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता, चौथा है लोकतंत्रात्मक और पांचवा है संप्रभुत्व संपन्न। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 5 और 3, बी 1, 2, 3, 4 और 5, सी 1, 2 और 3, डी 1, 3, 4 और 5। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं, मैं पानी पी लेता हूं।
आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए पूछा क्या आपसे, सही पूछा है ना। क्या पूछ रहे हैं, 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द, नए शब्द जोड़े गए, है ना, यही तो पूछा है, नए शब्द कौन से जोड़े गए थे। तो देखो कौन कौन से थे, लोकतंत्र नहीं जोड़ा गया था और संप्रभुत्व संपन्न नहीं जोड़ा गया था। जहाँ 4 और 5 है उसको कट कर दो, खत्म, अपने आप आंसर आ जाएगा। मतलब कि इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, मतलब कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। समझाना इसमें है नहीं, मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया आपको है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान की उद्देशिका, किसके बारे में पूछा है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है। ओके, 4 स्टेटमेंट है। पहला, न्याय की बात हो रही है ना, न्याय कितने प्रकार का जरा बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। 3 प्रकार का है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं 3 प्रकार का है सर, गुड्स, एकदम गुड, बहुत बढ़िया, 3 प्रकार का है, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। जैसे यहाँ पर है, पहले में समाजवादी, सामाजिक, दूसरे में मनोवैज्ञानिक, तीसरे में आर्थिक, चौथे में राजनीतिक। नीचे जो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है, सही उत्तर चुनवा रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं क्या है। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। कई बच्चों ने राइट आंसर इसका दिया है डी, जो कि है आपका गलत। बच्चे क्यों गलत है, आइए देखिए। अगर आप देखेंगे कहीं पर भी मनोवैज्ञानिक आपको न्याय की बात नहीं की गई है, जस्टिस की बात नहीं की गई। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जस्टिस की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। इसीलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए था 1, 3, 4। 1, 3, 4 मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4 यहाँ पर है। क्योंकि जहाँ 2 है वो तो वैसे ही गलत होगा, तो ए में 2 है, बी में 2 है और डी में 2 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है किसका। ऑप्शन नंबर ए नेहरू रिपोर्ट का, बी अगस्त प्रस्ताव का, सी उद्देश्य प्रस्ताव का और डी उपयुक्त सभी। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें, आई होप मुझे पता है, ठीक है। देखिए आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी इसका राइट आंसर है। उद्देश्य प्रस्ताव का क्या है, एक संशोधित संस्करण के रूप में जाना जाता है। ये कब आया, क्यों आया, आप सभी वाकिफ हैं कि 13 दिसंबर 1946 को, मैंने आपको पहले भी बताया था, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा में। और इसी संविधान सभा ने, आप देखोगे ये जुलाई अगस्त में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव बना। आगे चल के 22 जनवरी 1947 को, आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को उसी संविधान सभा ने विधानमंडल ने सम्मिलित सहमी करके, आप देखोगे इसके कई मुद्दों को स्वीकार कर लिया, जो आगे चल के भारतीय संविधान की एक मूल संरचना बनी, बेसिक स्ट्रक्चर बना, जिसमें आप देखोगे यह एक प्रस्तावना बनी, उद्देश्य प्रस्ताव बना। इसका संशोधित संस्करण ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण करता है और इसीलिए इसी को हम कहते हैं भारतीय संविधान के उद्देश्य या फिर प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टा पर एजुकेशन बायर सिविल सर्विस से ही जाकर के, जो आपकी यूट्यूब पर लोगो लग रहा है वही यूट्यूब पर लोगो आपको वहीं पर मिलेगा सैमलर नाम से, ठीक है। आप मुझे, आपका कोई भी एनी डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं टेक्निकल से बोलूँगा कि किसी भी बच्चे का कमेंट्स आए तो मुझे ज़रूर उसके बारे में बताएं। अगर मुझे लगेगा कि उसका आंसर देना ज़रूरी है तो मैं दूंगा। कई स्टूडेंट्स ने कहा था सर सिलेबस बता दीजिएगा एक बार, तो मैंने सिलेबस पर आपकी वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। यूपीएससी सिलेबस
24-25। देखो एक और मैं आपको बता दूं, कई सिलेबस पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, बट सिलेबस यूपीएससी का सेम रहता है, उसमें कुछ चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं जो सबको पता रहती हैं, ठीक है, वो करंट की चीज़ें हैं, लेकिन सिलेबस वही है सेम, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है, 24-25 करके, तो आप उसको देख लेंगे। तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 21। ये कह रहे हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें कुछ शब्द जोड़े गए। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनिए। ऑप्शन नंबर ए पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, बी अखंडता, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, सी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, डी पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट्स इसमें चित हो गए थे, मैंने देखा था कई स्टूडेंट्स चित हो गए थे। आप चित नहीं होने की, क्योंकि आप तो मेरे एस्पिरेंट्स हैं और आप इसका राइट आंसर बताओगे। बताना कुछ नहीं है, समझाना कुछ नहीं है, आंसर बता देना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले आता है आपका सोशलिस्ट, फिर उसके बाद में आता है सेकुलर और फिर उसके बाद में आता है इंटेग्रिटी। तो आपका समाजवाद और पंथनिरपेक्ष और उसके बाद में अखंडता शब्द आएगा, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, तो SSI करके याद कर लीजिएगा, ये SSI, ठीक है, ये शब्द हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। राइट आंसर सी है, इसमें समझाना कुछ है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो स्टेटमेंट है। पहला, प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। याद कीजिए केशवानंद भारती बनाम केरल 1973, थे जिसकी बहन नानी पालकी वाला, उसमें जजेस थे, क्या मुद्दा था, क्या केसेस था। दूसरा है, प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है या फिर है? ठीक है, सही। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं इसका क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अंग है। बात क्या है, एकदम आपकी करेक्ट है कि प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल मामला इसका एक उदाहरण है। ठीक है, सॉरी। दूसरा है कि प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का, नहीं देखो, विधायिका विधायी शक्तियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जब दूसरा गलत है तो आंसर सी नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है? करेक्ट आंसर ए है। मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक LIC ऑफ इंडिया केस भी हुआ था 1995 में, उसमें भी कहा गया था प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल संरचना में आप इसका संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, यह ना तो विधायिका को शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा आप देखोगे इसके प्रावधानों में न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं और विधायिका प्रस्तावना के अनुसार अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या है? ए इसका राइट आंसर है, मतलब कि केवल एक, पहला स्टेटमेंट ठीक था, दूसरा गलत था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 23 नंबर, ये कह रहा है ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। पढ़ते हैं कि नहीं? पहचान पत्र, आधार कार्ड तो पहचान पत्र है। क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान का पहचान पत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से क्या प्रकट करती है? अब 4 स्टेटमेंट है। पहला, प्राधिकार का स्रोत, दूसरा भारतीय राज्य की प्रकृति, तीसरा उद्देश्य और चौथा अंगीकार करने की तिथि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं इसका क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए इसमें क्या है कि चारों स्टेटमेंट ठीक हैं सर, मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राधिकार का ये स्रोत है। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को, तो भारत की जनता से क्या है? संविधान शक्ति प्राप्त करता है, मैं पहले बता चुका हूँ। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है? संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, एक ऐसा राष्ट्र है। उद्देश्य इसके अपने हैं, जैसे जस्टिस की बात की गई है, समता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, बंधुत्व की बात की गई है। अंगीकार की तिथि आप सभी जानते ही हैं, 26 जो अंगीकार की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करने की तिथि को रखा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान
26 नवंबर 1900 आप देखोगे 49 में बन करके रेडी हो गया था, फिर 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 24 नंबर। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शामिल किए गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? क्या पूछा है आपसे? सही पूछा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। बड़ा ही अच्छा और क्वेश्चन है ये। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, पहली बात एकदम ठीक है कि अंगीकार उद्देश्य प्रस्ताव ये आगे चल के हुआ, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव जिसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और आगे चलकर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 ही शब्द जोड़े गए थे, जिसमें आप देखोगे सोशलिस्ट, सेकुलर और आपका अखंडता। ठीक है, इस शब्द को रखा गया। तो दोनों बातें इसमें ठीक है, इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक शब्द बहुत बार आ रहा है आपका, जैसे पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष भी आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको धर्म निरपेक्ष भी मिलेगा। तो जो पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष जो भी शब्द कहें आप, उसको जरा समझिएगा। देखिए होता क्या है, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताऊं। पंथ निरपेक्ष की 2 अवधारणाएं हैं। एक है आपकी सकारात्मक और एक है आपकी नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, और वास्तविक में भी आप फ्रांस की बात कर सकते हैं। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कि फ्रांस या फिर यूरोप हमसे क्या सीख सकता है, तो ये सीख सकता है। ठीक है, कैसे अलग है? इससे अलग है। फ्रांस में निगेटिव अवधारणा है, जरा समझना। मैंने एक यहाँ पर आपको डायमेंशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर है स्टेट, ठीक है, और यहाँ पर है धर्म मतलब रिलीजन। अब दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, मतलब कि स्टेट कभी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, यह है नकारात्मक अवधारणा। भारत में है सकारात्मक, यहाँ पर है धर्म और यहाँ पर है राज्य। ठीक है, अब जरा धर्म, भारतीय राज्य क्या करेगा? धर्म में हस्तक्षेप करेगा। कब करेगा? ऐसे नकारात्मक आप देखोगे जो नकारात्मक टर्मोलॉजी हैं उनके प्रति, जैसे 3 तलाक का मुद्दा हुआ, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या हुआ, बाल विवाह हुआ, ठीक है, उन सब के अलावा महिलाओं का मंदिर में प्रवेश हुआ। तो इन सब पर क्या हुए? समय रहते हुए राज्य ने हस्तक्षेप करे। तो इसको बोलते हैं हम पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष की अवधारणा ये है कि भारतीय संविधान की बात कर लें, हालांकि इसको स्पष्ट नहीं किया गया है, परंतु जब आप लिखते हैं पंथ निरपेक्ष तो आप कहोगे कि पंथ निरपेक्ष शब्द से तात्पर्य इस शब्द से है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि यह सभी धर्मों के प्रति समता का एक भाव सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मतलब कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, आप देखोगे 19,500 भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया भर के सभी 8 से 10 जो धर्म हैं वो भारत में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और उनके भी सेक्ट और कल्ट के रूप में मिलेंगे। इसीलिए पंथ को रखा गया है, धर्म को नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप एक स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर समझें तो एक स्ट्रक्चर इसका बड़ा सॉलिड बनाया जाता है। मैं आपको वो स्ट्रक्चर शो कर देता हूँ ताकि आप उससे समझ सकें एक एज ए पंथ निरपेक्ष या फिर सेकुलर स्टेट की अवधारणा को। ठीक है, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए समझते हैं, जरा इस चीज़ को जरा समझिएगा। मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, इस ट्रायंगल को जरा फोकस कीजिएगा। ठीक है, यहां पर है आपका संविधान, इसी को बोलते हैं, ब्रैकेट में कर सकते हैं राज्य, क्योंकि राज्य शक्ति संविधान से लेता है तो राज्य। यहां पर है धर्म और यहां पर है समाज।
ध्यान रखना। अब ऊपर बताओ कौन सा है। ये 3 कोने हैं इसके, ये ए है, ये इसका बी है और ये इसका सी है। बताइएगा आप कुछ में, तो संविधान इन सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो बनाया है मैंने, ये आप मेंस जब लिखते हैं ऐसे ट्रायंगल बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और फिर इसके बारे में 2 शब्द समाज के बारे में लिख देते हैं, 2 शब्द इसके बारे में, 2 शब्द संविधान के बारे में। तो ऐसे भी मेंस में आपका लिखाई जाता है, ठीक है, आंसर के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखिए ये कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फिर से क्वेश्चन संविधान पे ही है और 2 स्टेटमेंट है। पहला, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है। अभी मैंने क्या बताया था, सकारात्मक को कि नकारात्मक को। दूसरा है, भारतीय संविधान लोकतंत्र आत्मिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है, लोकतंत्र और उसके साथ साथ साम्यवादी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए आपने इसका राइट आंसर दिया है, देखिए जज कीजिएगा आपका करेक्ट था या गलत था। पहला वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक है, अभी मैं ऊपर समझा के आ रहा हूँ आपको जस्ट नाउ इसके पीछे, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन लिया है 24वां उसमें समझाया, तो सकारात्मक अवधारणा ये तो ठीक है। परंतु आप देखोगे भारत में जो लोकतंत्र है, जो समाजवाद है, वो लोकतंत्रात्मिक समाजवाद है। ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ पर भारत के देश के अंदर भारतीय संविधान में साम्यवादी समाजवाद नहीं है, ठीक है। साम्यवादी समाजवाद नहीं है। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है, और नीति के निर्देशक तत्वों में इसको विद्वान रखा गया। इट्स क्लियर है नो। तो भारत में समाजवाद क्या है? लोकतंत्रवादी समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, क्योंकि साम्यवादी समाजवाद की अवधारणा हमारे यहाँ पर नहीं है। पंथनिरपेक्ष हमारे यहाँ पर सकारात्मक है। आर्टिकल आप 25 पढ़ते हैं, 28 पढ़ते हैं, ये सब उसके बारे में ही है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आपसे सही पूछा गया है, ना कि गलत, ठीक है। तो राइट आंसर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 26 नंबर। इसका आंसर आप बताएंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 30 जून 1947 और डी 26 नवंबर 1947। मैंने इसका आंसर डिस्कस कर दिया है। आपको केवल इसका आंसर, अगर आप वास्तविक रूप में प्रेजेंट हैं क्लास के अंदर और आप इस क्लास को बड़े एंजॉय के साथ में देख रहे हैं, ठीक है, तो मैंने इसका आंसर पहले डिस्कस कर दिया है, मैंने इसका आंसर पहले बता दिया, इसलिए आपको इसका आंसर कमेंट्स करना है, ठीक है। चलिए, जब मैंने उद्देश्य प्रस्ताव आपको बताया था, नेहरू रिपोर्ट बताई थी, तभी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। ये कह रहे हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया। 4 स्टेटमेंट है। पहला, संप्रभु गणराज्य, दूसरा लोकतांत्रिक गणराज्य, तीसरा समाजवादी गणराज्य और चौथा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, जो आंसर है ऑप्शंस में नहीं है, स्टेटमेंट में नहीं है, आंसर इसके ऊपर है। कहाँ पर? ये आंसर को तय कर रहा है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया था। आंसर ये है सर इसका, ये आंसर है। अगर आपके दिमाग में ये चल गया तो आप यहां से निकाल लोगे। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया है। चलिए देखते हैं। देखिए सर, समाजवादी गणराज्य, ये समाजवाद जो वर्ड है क्या पहले से था? 26 नवंबर में था या बाद में था? ये तो सर बाद में जोड़ा गया था ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में डाला गया था। ये 1949 की बात करता है, तो समाजवादी तो नहीं था। तो जहां 3 है उसको कट करो, मतलब कि आंसर सी नहीं है और आंसर आपका डी नहीं है। गुड। क्या आपका धर्मनिरपेक्ष था? नहीं सर, ये तो नहीं था। क्या आपका संप्रभुत्व राज्य था? हाँ। लोकतंत्र गणराज्य था? हाँ। कैसा? समाजवादी लोकतंत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है प्यारे बच्चे। इसमें जो तीसरा है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में डोले गए और बात कर रहा है 26 नवंबर 1949 की। तो कहाँ 49 और कहाँ 76? चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर।
ये कह रहे हैं 28 नंबर में आपसे पूछा गया है भारत के संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन नंबर ए, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक 2019 में पूछा गया था समथिंग, 19 या 20 की परीक्षा में, ठीक है। ये है तो वैसे तो वास्तव में सारे ये क्वेश्चन यूपीएससी की या अन्य स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2019 आई थिंक या फिर 20 की परीक्षा में ये पूछा गया है यूपीएससी आईएएस परीक्षा में, ठीक है। यूपीएससी आईएएस परीक्षा में पूछा गया है। दिमाग पे से थोड़ा कंफ्यूज है, 19 में या 20 में पूछा गया है, मैं इतना श्योर हूँ पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है भारतीय संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। बी, भारतीय संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब देखो जिसने भी स्टूडेंट्स ने डेफिनेशन सही से पढ़ी होगी, प्रस्तावना की डेफिनेशन को समझा होगा, और मैंने इसमें कई क्वेश्चन आपको एनालिसिस करवाए थे कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना को लेकर के नहीं जा सकते, न्यायालय में ये परिवर्तन नहीं है, बस। अब देखो, और संविधान का तो भाग है, तो यहाँ पर 2-3 शब्दों को मर्ज करके आपके ऑप्शंस बना दिए गए एग्जामिनर ने। कैसे बनाया, देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, बात एकदम ये क्या है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, संविधान का भाग नहीं है, भाई संविधान का भाग है बेरुवाणी में, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं, संविधान का भाग है, संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कोई उसका अन्य भाग नहीं सर। चौथा है, देखिए डी जो कह रहा है, ये कह रहे हैं कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, बात एकदम ठीक है। यही तो यहाँ पर कई बच्चों ने ए लगाया, कई बच्चों ने डी, वास्तव में इसका आंसर डी है। सही ये भी है कि किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, ये भी बात ठीक है, विधिक प्रभाव नहीं रखती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है विधिक प्रभाव नहीं रखती है, आप अन्यों के साथ इसको पढ़ सकते हैं। जब कोई सप्लीमेंट्री आप पढ़ें तो इसको सप्लीमेंट्री के रूप में, एक डोज के रूप में, जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है मेडिसिन, आपसे कह रहे हैं सर फीवर आया, तो आपने देखा होगा डॉक्टर साहब से कहते हैं डॉक्टर साहब फीवर आया, आपने दवाई लेने गए तो फीवर आया। अब डॉक्टर साहब एक ही मेडिसिन नहीं देते, बट उसमें कई डोज लगा देते हैं, ये लो सिर दर्द भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है, XYZ, तो दे दिया आपको 4-5, और डॉक्टर साहब ने दे दिया आपको मेडिसिन, ले लिए 500। वैसे ही संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, ऐसा नहीं है, विधिक प्रभाव रखती है अगर आप इसको पढ़ोगे उसके साथ में। हाँ, अगर आप सिंगल लेकर के नहीं जा सकते, बट स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ये बात एकदम ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन कैसा बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं आपके संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। देखो पूछ ले क्या विधिक स्वरूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है यह लागू किया जा सकता है, बी यह लागू नहीं किया जा सकता है, सी विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट्स इसमें तो कुछ है ही नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। इसका तो आंसर अब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो आप क्या है इसका आंसर भी कमेंट्स करेंगे। आप जब आपको मैं कमेंट्स करने के लिए दूंगा तभी तो कमेंट्स करोगे ना, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे कमेंट्स नहीं करते हैं तो ऐसे कमेंट्स करोगे। और देखिए आप कमेंट्स अपने लिए कीजिए, आप गलत करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन उसको देखिए ना, मैं बताऊंगा ना इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है, मैं तो बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप गलत बता रहे हैं या सही, ठीक है, मैं तो आपको गाइडेंस कर रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ठीक है। अभी पिछला वाला क्वेश्चन नहीं तो रिपीट करके वीडियो को वहाँ पर रोक के आप देख लेंगे, तब भी समझ में आ जाएगा जो मैंने आपसे बात की है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के क्या है सर, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। अब बताना आपको न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, स्वतंत्रता कितनी है, 5 प्रकार की, समता कितनी है, 2 प्रकार की, भ्रातृत्व 1 प्रकार का। तो देखो कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले आपको आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। तो राइट आंसर क्या है, ए है इसका राइट आंसर। इसमें समझाना नहीं था, केवल ये पता करना था। मैंने आपको बताया था जस्टिस 3 है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। उसके बाद जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना वगैरह वगैरह। समता, अवसर और प्रतिष्ठा, और भ्रातृत्व है एक ही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा कुछ और इसमें था नहीं। क्वेश्चन नंबर 31वां, देखिए क्या कह रहे हैं। 31 नंबर में आपसे पूछा गया है
भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अब देखो उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से, और डी है आपका यूएसए के संविधान से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चे इसका। ठीक है, यूएसए के संविधान से हमने प्रस्तावना को लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से हमने प्रस्तावना को ग्रहण किया है। कई बार आप इस चीज़ को भी कहते हैं कि सर कहाँ से, कैसे, कब, और कहाँ। ठीक है, ये बातें होनी चाहिए। सर्वप्रथम आप देखोगे विश्व भर की अगर हम बात कर लें तो अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, और प्रस्तावना संविधान की परिचय और भूमिका को निभाने का काम करती है। संविधान का एक सार होता है सर। प्रस्तावना क्या होती है, ध्यान रखना, जिसको उद्देश्य कहते हैं, ये एक संविधान का सार है सर, दर्शन है सर। ठीक है, दर्शन है, सार है ये। और संविधान, भारत के संविधान में उद्देशिका आप देखोगे ये विचार यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अब देखो, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ए, बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सी बोमई बनाम यूएन ऑफ इंडिया, और डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये हुआ था वर्ष 1900, कब का था? 1960 का मामला था, और इसमें कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, इसमें कहा गया था, अंग नहीं है, सॉरी, ठीक है, अंग नहीं है, ये बात इसमें कही गई थी। फिर आगे चल के केशवानंद भारती बनाम केरल में इस बात को रखा गया। ठीक है, और निर्धारित किया गया कि ये एक भाग है। लेकिन उससे पहले देखो, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर गलत बता दिया, रुकिएगा एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसके अलावा एक और केस है, एक केस हुआ था बेरूवाड़ी मामला, मेरे को याद आ गया। बेरूवाड़ी जो मामला हुआ था, बेरूवाड़ी जो केस था, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा यार, 1 सेकेंड रुकिएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं ऐसे। हाँ देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था वर्ष 1960 का, जिसको कहते हैं बेरूवाड़ी केस। क्या कहते हैं? बेरूवाड़ी केस कहते हैं। ठीक है, और इसमें कहा गया था कि जो प्रेम्बल है, क्या है आपका प्रेम्बल है, ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला था, इसमें कहा गया है प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। और 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल मामला था, उसमें भी कहा गया कि प्रेम्बल जो है, ये जो आपका प्रेम्बल है, ये संविधान का भाग है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इस बात को रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज की क्लासेस का मुझे लगता है कि अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए 25वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। स्टूडेंट्स, इसका आंसर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मुझे लगता है इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं हो सकता, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब से स्टार्ट की है क्लास तब से मैं यही बताते चले जा रहा हूँ। ठीक है, कब जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष समाजवाद अखंडता, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन बना है, तो मैंने वो आपसे पूछा है। आई होप आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लासेस में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।